हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज हम कॉस्ट अकाउंट से एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अक्सर ये देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को शुरुआत में देखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते। तो याद रखिए आप कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अंदर तभी जनरेट होगी जब आप बिल्कुल शुरुआत से ही आप उसको देखेंगे, और थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सब्र रखें। और आज हम बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं। आप अपने सिलेबस को अगर उठा कर देखें तो आपके सिलेबस में जो कॉस्ट एलिमेंट लिखा हुआ है या कॉस्ट क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, उसमें बिल्कुल डायरेक्टली लिखा है कि एस पर CAS 1। CAS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CAS का फुल फॉर्म जो होता है वो भी समझ लें, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में एलिमेंट ऑफ कॉस्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को एक्सप्लेन किया गया है। तो CAS का फुल फॉर्म यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जाएगा, यानी कि लागत लेखांकन प्रमाप हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा, जैसा कि ये लिखा है लागत लेखांकन मानक या लागत लेखांकन प्रमाप। आज हम आपको इस कॉस्ट अकाउंट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ साथ हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट और उसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन लेकर आए हैं। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से जनरेट होते हैं, थ्योरिकल क्वेश्चन भी कहाँ से जनरेट होते हैं, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में पहले आप देख लें कि हमने किस तरीके से डायग्राम के थ्रू आपको आज समझाने के लिए ये सारी चीज़ें लेकर आए हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए हमने आपको शुरुआत में एक झलक उन मैटर की बता दी जो मैटर आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो हिंदी वाले स्टूडेंट और इंग्लिश वाले स्टूडेंट दोनों के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारा जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो मोस्ट ऑफ द इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। मतलब इंग्लिश वर्ड हम काफ़ी यूज़ करेंगे ताकि इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाए। और आज हम इस वीडियो में उन शब्दों का भी अर्थ बताने वाले हैं जो शब्द एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न होता है, और एक शब्द को पर्टिकुलर दूसरी भाषा में क्या कहते हैं और अन्य शब्दों उसके क्या हो सकते, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अब एलिमेंट ऑफ कॉस्ट किन से मिलकर बनता है? तो आपका जो कॉस्ट है वो पर्टिकुलर 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें पहली चीज़ हो जाती है सामग्री, जिसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले मटेरियल लगता है। अब मटेरियल डायरेक्ट भी होता है, मटेरियल इनडायरेक्ट भी होता है। कौन सा प्रोडक्टिव होता है, कौन सा नॉन प्रोडक्टिव होता है, तो इस बारे में भी हम आपको वीडियो में अभी आगे बताने वाले हैं। ये पहला एलिमेंट हो गया आपका। इसके बाद कॉस्ट का दूसरा एलिमेंट होता है लेबर, जिसको हम श्रम बोलते हैं, कभी कभी इसको मजदूरी भी कहा जाता है। ये दूसरा आपका एलिमेंट हो गया। और इसके बाद तीसरा व्यय हो जाता है, जिसको हम एक्सपेंस कहते हैं। ये 3 एलिमेंट, इन तीनों के बगैर प्रोडक्शन नहीं होता। ये तीनों चीज़ों की खास बात है कि ये तीनों डायरेक्ट भी होते हैं और तीनों इनडायरेक्ट भी होते हैं। इनडायरेक्ट को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट को क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट को किस कैटेगरी में रखा जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम डायरेक्ट वो क्वेश्चन आखिरी में बताने वाले हैं जिनसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। और आज हम सबसे पहले इसमें बता देते हैं कि मटेरियल क्या होता है, सामग्री। तो सामग्री आपकी क्या होती है? जो भी हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में मटेरियल लगाया जाता है, मतलब उस मटेरियल को लगाए बगैर प्रोडक्शन नहीं हो सकता, प्रोडक्शन की शुरुआत ही नहीं हो सकती। बल्कि सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? मटेरियल होना चाहिए, फिर लेबर होना चाहिए, फिर एक्सपेंस होना चाहिए, तब जाके हमारा प्रोडक्शन का कार्य शुरू होता है, मतलब प्रोडक्शन वर्क स्टार्ट होता है। तो मटेरियल 2 प्रकार का होता है। मटेरियल एक डायरेक्ट होता है और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। तो आप देख लें, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है
कि मटेरियल का जो प्रोक्योरमेंट की लागत होती है वो आपकी मटेरियल कॉस्ट कहलाती है। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? सामग्री को, मटेरियल को प्राप्त करना, और सिर्फ अकेला मटेरियल को प्राप्त करना नहीं होता, मटेरियल रिसीव होने के लिए जैसे हमने मटेरियल ख़रीदा तो मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी, प्लस मटेरियल को ख़रीदने के लिए जो हमने मटेरियल कॉस्ट हमने जो चुकाई है उसमें और क्या क्या आ जाएगा समझ लेते हैं अच्छे से। मटेरियल हमने दूसरे शहर से बुलवाया है तो रास्ते का क्या लगेगा? भाड़ा लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेट भी कहते हैं जिसको, तो फ्रेट आ जाएगा। इसके बाद रास्ते का अगर इंश्योरेंस है, जैसे कि हम भोपाल में हैं और भोपाल से हमने गुड्स बुलवाया है, कहाँ से? इंदौर से, तो इंदौर से भोपाल आने तक का जो रास्ते में भाड़ा लगेगा वो जोड़ दिया जाएगा। रास्ते का जो बीमा होगा, इंश्योरेंस जो होगा, वो भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो कुल मिला के जितने एक्सपेंस उस प्रोडक्शन में हमारे लगेंगे, सबसे पहले रॉ मटेरियल हमने ख़रीदा उसकी कॉस्ट हमें चुकाना पड़ेगी, फिर रास्ते का भाड़ा लगेगा, रास्ते का जो बीमा लगेगा वो, और इसके बाद जो रास्ते में टोल टैक्स होते हैं जिसको हम इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, उन सारी चीज़ों को ऐड कर दिया जाता है। वो सब आपका किस में आता है? डायरेक्ट मटेरियल में आता है। तो मटेरियल में आप सिर्फ इतना ना समझें कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल ही मटेरियल कॉस्ट हो जाती है। याद रखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल में मटेरियल जितने में ख़रीदा है उसकी परचेसिंग प्राइस आएगी, प्लस उसका भाड़ा आएगा, फ्रेट जिसको कहते हैं, फिर इंश्योरेंस आ जाएगा, रास्ते का बीमा आ जाएगा, फिर रास्ते में अगर टोल टैक्स लगा है, अगर हमारा इंपोर्ट ड्यूटी लगी है तो वो भी आ जाएगी। मतलब जितने भी एक्सपेंस आपके उस परचेस से रिलेटेड हैं वो सारे परचेस से रिलेटेड एक्सपेंस को हम क्या कर दें? ऐड कर दें, तब जाके मटेरियल कॉस्ट बनती है। तो मटेरियल कॉस्ट जो है सिर्फ आपका परचेसिंग प्राइस नहीं है, बल्कि उसमें फ्रेट भी है, इंश्योरेंस भी है, इंपोर्ट ड्यूटी भी है, टोल टैक्स भी है, ऑक्ट्रॉय भी है, चुंगी भी है। जो चुंगी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्ट्रॉय कहते हैं। रास्ते में जो टोल टैक्स नाके पर लगता है वो भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो अब आप बताइए, मटेरियल कॉस्ट जो है वो एक चीज़ का कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं, वो इन 5-6 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो अभी आपसे हमने डिस्कस की। अब मटेरियल डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। तो जो प्रोडक्शन पर लगाया जाता है, जो प्रोडक्टिव होता है, वो डायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं कि आपका डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। तो मटेरियल की कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? तो डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो सीधा प्रोडक्शन पर लगाया गया है, जो प्रोडक्टिव है। जैसे लकड़ी से हम क्या बनाते हैं? फर्नीचर, तो लकड़ी आपकी क्या हो गई? डायरेक्ट मटेरियल हो गया। और कपड़ा किससे बनाया जाता है? सूत मतलब कॉटन से बनाया जाता है, तो कॉटन कपड़ा बनाने के लिए क्या हो गया? आपका डायरेक्ट मटेरियल हो गया। भवन किससे बनाया जाता है? बिल्डिंग ईंट और सीमेंट से बनाई जाती है। बिल्डिंग ईंट और सीमेंट से बनाई जाती है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए ईंट और सीमेंट क्या हो गई? डायरेक्ट मटेरियल। तो वो चीज़ें जिनके बगैर प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा उनको बोला जाता है क्या? डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल जो है इसके बारे में हमने आपको बताया था अभी कि डायरेक्ट मटेरियल को क्या कहते हैं। अब इसका डिफरेंट नाम भी समझ लें। आज हमारे वीडियो में हम हर चीज़ का एक दूसरा नाम बताएंगे जो अभी फ़िलहाल यहाँ बुक में नहीं लिखा, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो याद रखिए, डायरेक्ट मटेरियल को कैसे पहचानेंगे कि वो डायरेक्ट मटेरियल है? मटेरियल अगर क्या हो जाता है? प्रोडक्टिव हो जाता है। मटेरियल अगर क्या हो जाता है? प्रोडक्टिव हो जाता है। हिंदी में इसको हम कहते हैं उत्पादक कहते हैं। अगर मटेरियल आपका क्या है? प्रोडक्टिव है, तो उसका नाम क्या है? वो डायरेक्ट मटेरियल है। अगर वो नॉन प्रोडक्टिव होगा तो इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको हम डायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। यानी कि जो आपके प्रोडक्शन की प्रोसेस का हिस्सा है उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। और जो प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद में लगाया जाता है उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहेंगे, और उसको हम अप्रत्यक्ष सामग्री कहेंगे। तो प्रत्यक्ष सामग्री क्या होती है? प्रत्यक्ष सामग्री वो उत्पादक सामग्री है जो उत्पादन के समय लगाई जाती है और जिसको प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। तो जो चीज़ें अनिवार्य रूप से लगती हैं, कंपलसरी बेसिस पर हैं, वो आपकी क्या हो जाएंगी? डायरेक्ट मटेरियल। और जो आपकी कंपलसरी नहीं है, प्रोडक्शन के बाद
बाद में यूज़ की जाएंगी वो नॉन प्रोडक्टिव क्या कहलाएंगी, अप्रत्यक्ष कहलाएंगी। तो आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो डायरेक्ट हो गया और जो नॉन प्रोडक्टिव है वो इनडायरेक्ट हो गया। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। अब हम लेबर देख लेते हैं। तो लेबर सब समझते हैं कि लेबर का काम, लेबर का मतलब क्या होता है। लेबर का मतलब होता है जो हम वेजेस पेमेंट करते हैं, उस वेजेस के टोटल को हम क्या कहते हैं, लेबर कॉस्ट कहते हैं। तो लेबर या वेजेस जनरली एक सा होता है। आपकी फैक्ट्री में दो प्रकार के कर्मचारी होते हैं, स्थायी भी होते हैं और अस्थायी भी होते हैं। तो फिक्स्ड और जो आपके परमानेंट होते हैं और जो नॉन परमानेंट होते हैं, उन दोनों को पेमेंट जो किया जाता है वो लेबर कॉस्ट कहलाती है। अब लेबर कॉस्ट में डायरेक्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट क्या होती है, इसको समझ लें। तो जो प्रोडक्टिव प्रोसेस का हिस्सा हैं, जो कर्मचारी जो हैं प्रोडक्टिव प्रोसेस का हिस्सा हैं। प्रोडक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, जो उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा हैं, उनको दिया जाने वाला, उन लेबर को दी जाने वाली कॉस्ट को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहेंगे। जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम करते हैं, जो उत्पादन प्रक्रिया में हाथ बटा रहे हैं, जिनका सीधा संबंध उत्पादन से, मैन्युफैक्चरिंग से है, उनको बोला जाएगा कि वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हैं। और जो प्रोडक्टिव प्रोसेस से रिलेटेड नहीं होंगे, यानी कि प्रोडक्शन होने के बाद जो नॉन प्रोडक्टिव आता है फील्ड, उस नॉन प्रोडक्टिव में जो लेबर काम कर रहे होंगे वो इनडायरेक्ट हो जाएंगे। तो डायरेक्ट आप समझ गए क्या होता है। तो डायरेक्ट लेबर वो होता है जो प्रोडक्टिव प्रोसेस का क्या होता है, हिस्सा होता है, और उनको जो पेमेंट किया जाता है उसको हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहेंगे। लेकिन जो नॉन प्रोडक्टिव प्रोसेस का हिस्सा होंगे, यानी कि अनुत्पादक श्रम का हिस्सा होंगे, हिंदी में भी समझ लेते हैं। एक होता है उत्पादक, उत्पादक मतलब उत्पादन संबंधी। तो उत्पादक अगर श्रम होगा तो वो डायरेक्ट कहलाएगा, मतलब प्रत्यक्ष श्रम कहलाएगा। तो आप इसको याद रखें कि प्रत्यक्ष श्रम किसको कहते हैं, तो उत्पादक को कहते हैं। और दूसरा होता है अनुत्पादक होता है। अनुत्पादक श्रम मतलब नॉन प्रोडक्टिव लेबर होता है। और नॉन प्रोडक्टिव लेबर क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट मतलब क्या हो गया, प्रोडक्टिव लेबर, और इनडायरेक्ट मतलब क्या हो गया, अनुत्पादक श्रम हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया आपका, इनडायरेक्ट हो गया मतलब क्या, नॉन प्रोडक्टिव हो गया। तो आई होप आपको प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव समझ में आ गया होगा। तो प्रोडक्टिव डायरेक्ट आपका लेबर है, जबकि इनडायरेक्ट लेबर आपका क्या है, नॉन प्रोडक्टिव है, अनुत्पादक है। और जितने भी नॉन प्रोडक्टिव होते हैं उनको पर्टिकुलर क्या कहा जाता है, वीडियो में अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं कि उनको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहला हमने आपको मटेरियल बताया था, दूसरा लेबर बता दिया। अब एक्सपेंस देख लेते हैं। तो एक्सपेंस भी क्या होते हैं, कुछ डायरेक्ट होते हैं और कुछ क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस वो होंगे जिनका रिलेशन प्रोडक्शन से होगा, तो उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। अब देखिए, आप डायरेक्ट एक्सपेंस के कितने नाम होते हैं वो हम यहाँ बताने वाले हैं। जैसा कि हमने वीडियो में भी आपको बोला था कि आज हम उन डिफरेंट नेम के बारे में भी चर्चा करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में आते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं, और जिनकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, प्रत्यक्ष व्यय वो होते हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया में सीधे तौर पर लगाए जाते हैं और विशेष तौर पर लगाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष व्यय, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम क्या हो गया, तो हिंदी में प्रत्यक्ष व्यय को प्रभार्य व्यय कहते हैं। इंग्लिश में डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम चार्जेबल एक्सपेंस है। तीसरा इसका नाम, प्रत्यक्ष व्यय का नाम प्रक्रिया व्यय है, यानी प्रोसेस एक्सपेंस है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसके अंडर में आती हैं, तो ये प्राइम कॉस्ट के अंडर में आती हैं। इसको आप याद रखिए। वो प्राइम कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, उत्पादक व्यय, यानी प्रोडक्टिव एक्सपेंस कहते हैं। तो अब आप इसको अच्छे से समझ लें कि जनरली जो है इन एक्सपेंस के कितने नाम हो गए। तो प्रत्यक्ष व्यय पहला नाम था डायरेक्ट एक्सपेंस हिंदी में, दूसरा प्रभार्य व्यय हो गया, तीसरा आपका प्रक्रिया व्यय हो गया, चौथा आपका मूल लागत व्यय हो गया क्योंकि ये मूल लागत का हिस्सा है, और पांचवा आपका क्या हो गया, उत्पादक व्यय हो गया। तो इस तरीके से ये 5 व्यय एक ही होते हैं। प्रत्यक्ष व्यय को प्रभार्य व्यय कहते हैं, प्रक्रिया व्यय कहते हैं, मूल लागत व्यय कहते हैं, उत्पादक व्यय कहते हैं। तो देखिए, आपको 5 फैक्ट एक ही चीज़ के समझ में आ गए। अब इसके बाद हम इंग्लिश में भी बता देते हैं कि इंग्लिश में पहला नाम क्या है,
डायरेक्ट एक्सपेंस पहला नाम हो गया इंग्लिश में, दूसरा चार्जेबल एक्सपेंस हो गया, तीसरा आपका प्रोसेस एक्सपेंस हो गया, तीसरा प्राइम कॉस्ट एक्सपेंस हो गया, और आपका पांचवा हो गया क्या, प्रोडक्टिव एक्सपेंस हो गया। तो देयर आर फोर अनदर नेम ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। प्रत्यक्ष व्यय के चार अन्य नाम भी हैं जिनके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। अभी तक का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो में लाइक हिट कर दें और एक अच्छा सा कमेंट यहाँ कर दें। अब हम वीडियो को आगे ले जाते हैं और देखते हैं कि कौन सी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। तो अब हम देख लेते हैं जो कॉस्ट शीट आप बनाएंगे, कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है, किस तरीके से कॉस्ट शीट बनाई जाती है, तो उस पर अब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज़ को बनाने में मूल लागत लगती है, और मूल लागत कितनी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो मूल लागत प्राइम कॉस्ट तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जैसा अभी हमने जिक्र किया। आप यहाँ भी डायग्राम में दे सकते हैं। प्रत्यक्ष आपका क्या आ जाएगा, सामग्री सबसे पहले, फिर प्रत्यक्ष श्रम आ जाएगा और प्रत्यक्ष व्यय आ जाएगा। इंग्लिश में बोलें तो डायरेक्ट मटेरियल पहले लगता है, फिर डायरेक्ट लेबर लगता है, और फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और इन तीनों को अगर हम प्लस कर दें तो इन तीनों के टोटल को हम क्या कहते हैं, मूल लागत, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, कोई भी प्रोडक्शन कार्य तीन चीज़ के बगैर स्टार्ट नहीं हो सकता। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों कंपलसरी कंपोनेंट हैं जो क्रिएट करते हैं किसको, प्राइम कॉस्ट को। तो प्राइम कॉस्ट आपकी कौन सी लागत हो गई, पहली लागत हो गई। तो प्राइम कॉस्ट आपकी कौन सी लागत हो गई, ये पहली लागत हो गई। अगर आपसे पूछ ले जाए कि उत्पादन प्रक्रिया में पहली लागत का नाम क्या है, द फर्स्ट नेम ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, द फर्स्ट कॉस्ट नेम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट जो है वो आपकी पहली लागत हो गई। अब देखिए इसमें क्या जोड़ा गया है, तो कारखाना उपरिव्यय जोड़े गए हैं। अब ये उपरिव्यय क्या होते हैं, उपरिव्यय का मतलब अप्रत्यक्ष व्यय होता है, और अप्रत्यक्ष व्यय यानी कि क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड अगर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो उसको फैक्ट्री ओवरहेड कहेंगे। इसको भी आप समझ लें कि ये ओवरहेड पर्टिकुलर क्या होता है, तो ओवरहेड का मतलब होता है उपरिव्यय, और उपरिव्यय हिंदी में इसको कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में इसको ओवरहेड कहा जाता है। तो ये ओवरहेड किसका नाम है, तो ओवरहेड जो है वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस का नाम है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को आप क्या कहते हैं, ओवरहेड कहते हैं। और ओवरहेड तीन तरह के होते हैं, जैसा कि अभी हम आपको बताने वाले हैं। पहला कारखाना उपरिव्यय होगा, फैक्ट्री ओवरहेड। दूसरा कार्यालय उपरिव्यय होगा, यानी कि इसको ऑफिस ओवरहेड कहेंगे। और तीसरा उपरिव्यय आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होगा, यानी जिसको हम बिक्री उपरिव्यय कहेंगे। तो उपरिव्यय क्या होते हैं, उपरिव्यय याद रखिए, उपरिव्यय को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम बहुत ही डिटेल में ये लेक्चर लेकर आए हैं, और हर व्यय के बारे में हम बताएंगे कि किसको क्या बोला जाता है। ये डिफरेंट नेम जब एग्ज़ाम में आते हैं यही कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, और इसी वजह से हमारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो अब आपसे कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि हम हर एक कॉस्ट के डिफरेंट नेम आपको पूरी तरीके से बताने वाले हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को क्या कहते हैं, ओवरहेड कहते हैं। और हिंदी में उपरिव्यय, उपरिव्यय का मतलब ऊपरी व्यय, जो ऊपर से लगाया जाता है वो अप्रत्यक्ष व्यय होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा व्यय ऊपर से लगाया जाता है, तो हम कहेंगे उसको अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो ओवर दी हेड आता है, मतलब हेड के ऊपर लगाया जाता है। तो हेड आपके क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल हो गए, डायरेक्ट लेबर हो गए, और डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके ऊपर जितने भी व्यय होंगे वो सारे व्यय क्या होंगे, अप्रत्यक्ष व्यय होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई है। अब पूरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्राइम कॉस्ट हमने बताया था आपको आ गई है। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं। तो देखो आपको ये यहाँ तक आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ तक आपको प्राइम कॉस्ट दी है। अब प्राइम कॉस्ट के ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड इन्होंने ऐड किया है। तो जैसे ही फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया है तो आपको जो यहाँ कॉस्ट मिल गई है वो क्या मिल गई है, फैक्ट्री कॉस्ट मिल गई है। यहाँ भी देख लेते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट आपको मिल गई है।
तो पहले आपकी कौन सी कॉस्ट आई थी, पीसी मतलब प्राइम कॉस्ट, और दूसरी कॉस्ट आपकी जो ऐड करने पर आई है वो क्या आ गई है, आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई है, जिसको हम वर्क कॉस्ट भी कहते हैं। याद रखिए, कारखाना लागत को हम कार्य लागत भी कहते हैं। इसके बाद कार्यालय व परिवेश में जोड़ देते हैं, ऑफिस ओवरहेड इसमें ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही ऑफिस ओवरहेड हम इसमें ऐड करेंगे तो अब जो कॉस्ट आएगी उसको क्या कहेंगे, इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। COP लिख दिया हमने, उत्पादन लागत इसको कहा जाएगा, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो पहली कॉस्ट मूल लागत, दूसरी कॉस्ट आपकी हो गई कारखाना लागत, तीसरी हो गई आपकी उत्पादन लागत। अब बिक्री से संबंधित व्यय यानी सेलिंग एक्सपेंस को हम यहाँ जोड़ देते हैं, और जैसे ही हम सेलिंग एक्सपेंस को यहाँ ऐड करेंगे, सेलिंग एक्सपेंस ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये टोटल कॉस्ट आपकी ये पांचवी लागत है, लेकिन फ़िलहाल इस फॉर्मेट में ये चौथी आ रही है, क्योंकि यहाँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स नहीं दिया है। तो पहली कॉस्ट प्राइम कॉस्ट हो गई, जिसको हम मूल लागत कहेंगे। दूसरी कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट है, जिसको हम कार्य लागत कहते हैं। तीसरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यानी उत्पादन लागत है, और चौथी लागत आपकी क्या है, फ़िलहाल टोटल कॉस्ट है यानी कि कुल लागत है। अब कुल लागत में टोटल कॉस्ट में हम क्या ऐड कर दें, प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, क्योंकि जब कोई भी चीज़ बन के तैयार हो गई तो वहाँ टोटल कॉस्ट हो गई, और टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दिया जाता है। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दिया जाता है तो क्या मिल जाता है, सेल्स आपको मिल जाता है। तो सेल्स का फार्मूला क्या हुआ, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। हिंदी में हम कहें तो क्या होगा, जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हैं कि आपको कुल लागत में क्या जोड़ दिया गया है, कुल लागत में लाभ जोड़ दिया गया है, तो वो क्या बन गया है, विक्रय मूल्य। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और पूरी इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लें। इससे आपको कॉस्ट शीट की काफ़ी अच्छी जो है वो मालूमात हो जाएगी, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ देख लेते हैं फिक्स कॉस्ट क्या होती है। इससे संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने कई बार एग्ज़ाम में देखा है कि इससे संबंधित आए हैं, और अभी प्रीवियस ईयर का पेपर हमने डिस्कस किया था, तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको एक दिया गया था। तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है, तो फिक्स कॉस्ट के बारे में हम समझ लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है। एक ऐसा व्यय जो हमेशा हर लेवल पर क्या होता है, जनरली एक सा होता है। प्रोडक्शन बढ़े या प्रोडक्शन घटे, प्रोडक्शन के बढ़ने पर, प्रोडक्शन के घटने पर फिक्स कॉस्ट में कोई तब्दीली नहीं आती, कोई परिवर्तन नहीं होता। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। लेकिन फिक्स कॉस्ट के दो नेचर होते हैं, दो नेचर को आप पहचान लें। वो दो नेचर कौन से हैं, जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है TFC, जिसको हम लिखें टोटल फिक्स कॉस्ट, और एक होती है आपकी क्या, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कहेंगे PUFC। तो दोनों के नेचर के बारे में समझ लें। स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज हो जाता है कि फिक्स्ड हमेशा फिक्स्ड रहती है, पर ऐसा नहीं होता। फिक्स कॉस्ट जो होती है अगर वो पर यूनिट वाली है तो प्रोडक्शन के साथ साथ वो नीचे गिरती जाती है, मतलब कम होती जाती है, जबकि टोटल फिक्स कॉस्ट जो होती है वो हमेशा एक सी होती है। तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाए फिक्स कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में कि कुल स्थायी लागत क्या होती है, तो आप डायग्राम में जैसा कि देख रहे हैं कि वो हमेशा हर लेवल पर एक सी रहेगी, चाहे 1000 इकाइयाँ बनाएं, चाहे 2000, चाहे 3000, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहेगी। लेकिन वो कौन सी फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड होती है, वो टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड होती है। लेकिन वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्शन के बढ़ने पर धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। पहले 1000 यूनिट थी तो ज़्यादा कॉस्ट थी, अब 1500 हुई तो थोड़ी कम हुई, 3000 यूनिट हुई तो और कम हुई, 4000 यूनिट होगी तो और ये ग्राफ नीचे की तरफ जाता जाएगा और एक जगह जाकर लगभग स्थिर हो जाएगा। तो ये कहलाती है आपकी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट को भी हमने दो भागों में बांट दिया, एक टोटल फिक्स कॉस्ट और एक पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। तो बताइए कौन सी कॉस्ट हमेशा एक सी रहती है। टोटल फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के बढ़ने पर न घटती है न बढ़ती है, लेकिन एक पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है जिसका नाम फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन पर यूनिट के साथ वो घटती है। अब किस तरह घटती है, एक हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। तो देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1000 यूनिट बनाई और 1000 यूनिट बनाने पर फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी आई, 5000। 2000 यूनिट बनाएंगे तो भी फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी, 5000, और 3000 यूनिट बनाएंगे तो भी वो कितनी रहेगी,
वो आपकी 5,000 ही रहेगी। तो ये कौन सी है? ये लागत टोटल फिक्स कॉस्ट है, यानी कुल स्थायी लागत है, इसलिए हर लेवल पर एक सी है। इसलिए इसकी डायग्राम में जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है आपको, और डायग्राम जो है वो इस तरीके का बना हुआ है क्योंकि लागत एक सी है। लेकिन यही टोटल फिक्स कॉस्ट जो है, अगर हम वेरिएबल, अगर हम इसको क्या करें पर यूनिट निकालें तो ये घटती हुई नज़र आएगी। जैसे आपने पहली सिचुएशन ली, 5,000 फिक्स कॉस्ट है 1,000 यूनिट की, तो बोलिए पर यूनिट कितनी आई? 5 रुपये आई। अब 5,000 आपको दी गई है और कितनी यूनिट हैं? 2,000 हैं, तो 2,000 से हम डिवाइड कर दें तो ये पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाती है? 2.5 आ जाती है। और 5,000 अगर हमारे पास कॉस्ट है और कितना प्रोडक्शन हुआ है? 3,000 अगर हुआ है तो 3,000 से यदि हम डिवाइड कर दें तो 1.67 आ जाती है। तो अब आप हमको बताइए कि फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा एक सी रही, लेकिन आपकी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या होती गई? कम होती गई। तो यही हम बताना चाहते थे कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो होती है, जिसको हम पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कहते हैं, प्रति इकाई स्थायी लागत कहते हैं। तो प्रति इकाई स्थायी लागत उत्पादन के बढ़ने पर क्या होती जाती है? नीचे गिरती जाती है, कम होती जाती है। जबकि टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहती है, हमेशा एक सी रहेगी, क्योंकि ये टोटल है और टोटल 5,000 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको 100% समझ में आ गई होगी, और इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस एग्ज़ाम में जनरेट हो चुका है। अब हम आगे देख लेते हैं कि आगे अगली कॉस्ट आपको क्या दी गई है। तो अगली कॉस्ट आपकी जो है वो परिवर्तनशील लागत है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं? जो उत्पादन के साथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और उत्पादन के साथ घट जाती है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने पर बढ़ती है, प्रोडक्शन घटाने पर घट जाती है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट जो है उसका नेचर क्या होता है? इसमें भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और इसमें भी फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट है। तो दोनों आप समझ लें कि दोनों में आपका पर्टिकुलर क्या हो जाता है। तो सबसे पहले कुल परिवर्तनशील लागत है ना, एक मिनट, कुल परिवर्तनशील लागत हम देख लेते हैं सबसे पहले, फिर हम पर यूनिट की बात करेंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी जो है वो हमेशा बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाएगी? अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है। एक इकाई बनाने में मान लो 5 रुपये लगते हैं, तो बताइए 1,000 इकाइयाँ बनाएंगे तो कितना रुपये लगेंगे? 5,000। 2,000 इकाइयाँ बनाएंगे तो बोलिए 5 रुपये के हिसाब से कितने लगेंगे? 10,000। और 3,000 इकाइयाँ बनाएंगे तो 5 रुपये के हिसाब से कितने लगेंगे? 15,000। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता गया वैसे वैसे कॉस्ट क्या हो गई? बढ़ती गई। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह बन जाता है कि आपको यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ ग्राफ जाता जाएगा, क्योंकि 1,000 यूनिट की कॉस्ट इतनी है, 2,000 की कॉस्ट इतनी है और 3,000 की कॉस्ट इतनी है। जिस प्रपोर्शन में प्रोडक्शन बढ़ता गया उसी प्रपोर्शन में सेम क्या बढ़ता गया? आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती गई। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो हमेशा क्या होती है? ऊपर जाती है। लेकिन ये इसकी जो पर यूनिट होती है, पर यूनिट जिसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, वो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहती है। इतना आप याद रखिए। पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट जो है, नाम इसका वेरिएबल है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमेशा क्या होती है? फिक्स्ड होती है। किस तरह फिक्स्ड होती है देखिए बताते हैं। 5,000 आपने लागत लगाई और कितनी इकाइयाँ बनाई? 1,000। तो एक यूनिट कितने की पड़ी? 5 की। अब हमने 2,000 यूनिट बनाई थी, देखिए 10,000 की। तो 10,000 में हम 2,000 से डिवाइड कर देते हैं 2,000 से, तो भी कितना आएगा? 5। और 15,000 रुपये कॉस्ट आई थी 3,000 यूनिट की, तो 3,000 से यहाँ डिवाइड कर दो तो भी कितना आएगा? 5। तो बताइए पर यूनिट यहाँ क्या होता है? पर यूनिट फिक्स्ड होता है, 5 रुपये ही आएगा हर बार, 5 रुपये ही आएगा। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ग्राफ में ऊपर जाती है। तो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट की जस्ट क्या होती है? अपोजिट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज हम लेकर आए, और आज आपको कॉस्ट एलिमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल के बारे में हमने आपको बताया। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। आपसे हमेशा शिकायत रहती है कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमसे नॉलेज तो ले रहे हैं, लेकिन आप कहीं भी जो है हमको मोटिवेट नहीं करते हैं। आप जल्दी से
लाइक का बटन दबा दें, यही हमारे लिए आपका मोटिवेशन है। और आपको अच्छा लगा है वीडियो तो जल्दी से एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।